हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो है विज़र्ड के लिए। इन्होंने 2-3 बार मुझसे पूछा है क्वेश्चन लॉ के ऊपर। और एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, बहुत मेहनत से बनाई थी, बट उसमें ना साउंड ही नहीं था। तो ये दोबारा इस बच्चे के लिए वीडियो है। इन्होंने लिखा हुआ है मुझे कि मैम मैं बीएससी केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट होने वाला है, एमएससी केमिस्ट्री करने का मन नहीं है, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि एमएससी केमिस्ट्री करो आप। तो हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर गेटिंग एडमिशन इन लॉ। साथ में इन्होंने लिखा हुआ है कि पेरेंट्स क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को, तो मुझे कई बार सुसाइडल नोट्स थॉट्स भी आते हैं। मेरा मन नहीं करता है कि मैं एमएससी केमिस्ट्री करूं और लॉ करने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बेटा आपको मैंने एक चीज़ बतानी है कि आपने क्वेश्चन पूछा है पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, राइट। तो पेरेंट्स को जो कन्विंस करने वाली बात है ना वो कभी किसी की नहीं सुनते हैं। मैं इतनी मेरी उम्र होने वाली है अब, 1-2 साल में 40 साल की हो जाऊंगी, बट जो पेरेंट्स अभी भी मेरे जो फादर हैं वो मुझे अभी भी डाँट देते हैं। जब उन्होंने जो चीज़ नहीं सुननी तो वो अभी भी नहीं सुनते हैं, है ना? तो इसका तरीका क्या है? देखो इसका तरीका है कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, प्लस हमें अल्टरनेट रास्ते सोचने हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा सबसे बड़ा भला इस दुनिया में अगर कोई आपका चाहता है वो आपके पेरेंट्स ही हैं। वो बात अलग है कि हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाता है कि हम लोग उनको अपनी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर वो उनकी थिंकिंग ऐसी है, कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड रहा है, उनके अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी ऐसे वकील को देखा होगा, किसी ऐसे एडवोकेट को देखा होगा कि जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। और मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि जब भी हम तहसील में हमें कोई काम होता है, अगर हम वहाँ जाते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपका डीसी ऑफिस होगा, अगर आप वहाँ जाओगे, ये जहाँ पे भी आपके ज़िले का, आपके स्टेट का, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का मिनी सेक्रेटेरिएट होगा। अगर आप वहाँ कभी भी जाएँगे, जहाँ पे सारे काम होते हैं, बेसिकली तहसील के काम होते हैं, या फिर किसी का, जैसे मैंने बात करी डीसी ऑफिस हो गया, है ना? तो यहाँ पे ना जितने भी हमारे काम होते हैं, रजिस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, या फिर सर्टिफ़िकेट्स वगैरह बनाते हैं। तो देखो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने, हो सकता है किसी को ऐसा देखा हो कि किसी ने एलएलबी लॉ करा हो बट वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, दैट्स व्हाई दे वांट बेस्ट फॉर यू। बट अब थिंक क्या है कि आपका पैशन लॉ है, आपको लॉ अच्छा लगता है, बट आपने फोर्स में आके, उनके दबाव में आके आपने बीएससी तो कर ली, बट अभी वो नहीं हो रहा है। तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? पहली बात है, ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स। बैठ के बात करो। अगर आप मदर के ज़्यादा क्लोज हो तो मदर की हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसा है कि फादर बहुत रिजिड है, नहीं बात सुनते हैं, या फिर हो सकता है कि मदर बहुत रिजिड है, बात नहीं सुनते हैं, और आपको आप फँसे हुए हो कि एक डिक्टेटरशिप में कि यार ये लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, मैं कहाँ फँस गया हूँ, कई स्टूडेंट्स ऐसा फ़ील करते हैं। तो सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन, है ना? सबसे पहले तो बैठ के कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत डरते हो, है ना? पेरेंट्स से कई बार हम वो चीज़ें बोल ही नहीं पाते हैं जो हमारे मन में चल रही हों, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा भी हो सकता है कई बार आप पेरेंट्स के पास जाओ, वहाँ पे जैसे ही मुँह खोलोगे, कोई चीज़ आपको होल्ड बैक कर देगी कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ ये बात, राइट? ऐसी सिचुएशंस हैं। तो पहले तो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ कि आप प्रैक्टिस करो मिरर के सामने कि आपको कैसे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, कि आज तो भैया मुझे करनी ही करनी है, क्योंकि मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कुछ और, है ना? और आपने एक चीज़ और भी लिखी है कि कई बार यू फील सच ट्रैप्ड, कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये भी आप उनको बताइए कि हाँ भई, और बिल्कुल एक वो वाला स्टेटस लाइए बात करते-करते कि आपको पापा, आपको पता भी है मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। तो मतलब आप थोड़ी-सी मेरी सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। पॉसिबिलिटी है 50-50, 50% बात है, हो सकता है कि वो आपकी बात को सुन लें और आपकी बात यहीं सॉल्व हो जाए, 50% पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं सुने, राइट? इन केस वो नहीं सुनते हैं, तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है बेटा, आपको ना एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाना है, कि जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तरफ मैं आपको बताना चाहूँगी, जागरूक करना चाहूँगी कि आपके पास फिर से 2 रास्ते आ जाएँगे सामने। या पहला रास्ता है कि एमएससी केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू योर फादर्स और मदर्स विश या पेरेंट्स विश, कि आप एमएससी केमिस्ट्री में रेगुलर एडमिशन लीजिए कॉलेज में, ठीक है? इस केस में अल्टरनेटिव रास्ता आपके पास रहेगा कि आप ऑनलाइन एलएलबी करो, बट ऑनलाइन एलएलबी बहुत कम होता है। तो दूसरा रास्ता, जो दूसरा वे है, वो क्या है? अगर ऑनलाइन एलएलबी आपको कहीं से मिल जाता है, तो आप उसकी तरफ को जा सकते हो। अब ये कैसे मिलेगा? कौन-सा कॉलेज प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए बेटा आपको खुद भी थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा। सेकंड जो ऑप्शन है
ये ऑप्शन क्या आती है कि एलएलबी आप रेगुलर मोड से करिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि देखो पापा बीएससी की डिग्री तो मेरे पास आ गई है, राइट? अब मेरे को थोड़ा-सा अपने मन की करने दो, लॉ में रेगुलर मोड में मेरे को एडमिशन लेने दो और साथ में जो एमएससी है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके ड्रीम्स भी पूरा करूँ, तो जो एमएससी केमिस्ट्री है वो आपको कई कॉलेजेस हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो वो आप एक चीज़ है कि जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो एज़ प्राइवेट कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो एमएससी केमिस्ट्री के लिए कि उसमें आपको सिर्फ जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, सेमेस्टर्स होंगे, जैसे कि अगर कई कॉलेजेस सेमेस्टर सिस्टम 4 सेमेस्टर्स रहते हैं, तो आप 6-6 महीने बाद आप एग्ज़ाम्स दोगे, राइट? इसमें आप भी खुश, माँ-बाप भी खुश कि एमएससी की डिग्री तो आ गई ना, प्लस आपके पास पढ़ के ही आई है। दूसरी तरफ जो एलएलबी में आप रेगुलर वे से करोगे, तो आपको जो एक्सपोज़र चाहिए उसके लिए, है ना? तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये दूसरा रास्ता है कि ये चीज़ के लिए आप कन्विंस कर सकते हो। आपको उनको बताना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं मैं वो भी कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन साथ में आप मेरे को भी मेरा ड्रीम पूरा करने दीजिए क्योंकि जब मैं करके निकलूँगा मैं 3 साल में लॉ की डिग्री ले लूँगा अपना बैचलर्स प्लस मेरे पास मास्टर्स एमएससी डिग्री मेरे पास साइड में होगी, ठीक है? तो इससे आप दोनों के रास्ते सरल हो जाएँगे। ठीक है? और तीसरा मैं आपको खुद भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ना किसी भी जो एडवोकेट हैं, अगर तो आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो अपने अपनी फैमिली से, देन यू शुड रियलाइज़ दैट देयर विल बी लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, है ना? डिफ़िकल्टीज़ क्या होंगी कि आपको फर्स्ट जनरेशन में ना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको नहीं पता होगा बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा है कि अगर तो आपको ये लग रहा है कि हाँ, भई फ़िल्में देख के कि हाँ, भई कोर्ट रूम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है आपने एक विजिट सेशंस कोर्ट होता है जिस भी जहाँ पे है वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है वहाँ ऐसा थोड़ी ना कि आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो एक बार जाके कोर्ट रूम में जो एक्चुअल कोर्ट रूम है तो वहाँ जाके आपने देखना है, ठीक है? जो भी आपके जहाँ पे भी केसेस लगते हैं तो वहाँ आपने ना एक्चुअल एक एनवायरनमेंट सेशंस कोर्ट ज़्यादा दूर नहीं होगा अगर आप इवन गाँव में भी रहते हो तो 1 डेढ़ किलो सॉरी 1 डेढ़ घंटे के रास्ते पे होगा। ये बहुत बड़ी पॉपुलस सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे एवरी डिस्ट्रिक्ट में रहता है आपका, है ना? और कई जगह तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में ही कोर्ट होगा, आपके सेशंस कोर्ट तो आपके जो तहसील्स होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है? तो वहाँ जाके आपने एक बार आइडिया लेना है कि यार एक्चुअल में होता क्या है? जब आप कोर्ट रूम हम लोगों के जब मेडिको लीगल केसेस होते हैं ना, कोई पेशेंट आता है मार-कुटाई के, तो उस केसेस में हमें मेडिको लीगल केसेस में जाना पड़ता है कि जिसमें पेशेंट को आपने ट्रीट भी किया है, लेकिन जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं ना, तब आपको रियल सिनेरियो वहाँ पता चलता है। वहाँ ऐसे बहसें नहीं हो रही होती, बहुत ही काम एटमॉस्फेयर होता है और ना उसकी तरह होता है, मिलॉर्ड ये ऐसे हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे बहुत ही काम वे में जैसे जज साहब होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद जो उनके वकील होते हैं तो वो भी बड़े नॉर्मल पेस में बात करते हैं, कोई फ़िल्मी स्टाइल नहीं होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके एक बार वो करिए कि आप वाक़ई में इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं। और इसके बाद मैं आपको बात करना चाहूँगी कि जो भी आपके वहाँ पे जो एक तहसील का एक चक्कर लगा के ज़रूर आना, वहाँ देख के आना कि सिस्टम क्या स्ट्रगल है एडवोकेट्स का। हो सके तो किसी एक एडवोकेट से आप जाके अपने फ़ादर के साथ जाके आप बात करिए, किसी भी मामले को लेके हो सकती है। ये भी आप जाके डिस्कस कर सकते हो किसी के ऑफ़िस में कि सर मेरे को एडवोकेट बनना है, तो क्या आप एडवाइस करेंगे इसके मामले में, है ना? आप ये सोचोगे कि कोई हेल्प नहीं करता है, वो तो ज़रूर है कि कोई हेल्प नहीं करता है बट आप इसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो अगर आप किसी को नहीं जानते हो। स्टिल अगर आपको लगता है तो यू शुड पे देयर कंसल्टेशन फ़ी टाइप के उन्होंने फ़िक्स किया होता है। ये होता है कि ₹500 अगर आप किसी को कंसल्टेशन किसी भी वकील को पे करोगे ना, तो वो आपको एटलीस्ट 10 मिनट भी आपसे बात करेगा, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा तो गाइड करेगा अगर आप फर्स्ट जनरेशन एलएलबी करने जा रहे हो, ठीक है? सेकंड दूसरा खुद से भी अपने आप से पूछो कि आपका पैशन वाक़ई में वो है या आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार जैसे हम देखते होते हैं ना टीवी में कि अदालतों में ये सब हो रहा है कि हाँ भई वकील ने इतना दिमाग लगाया और ऐसे-ऐसे करके वो कर लिया। बट वकीलों के अपने स्ट्रगल्स भी हैं, जैसे मेडिसिन में स्ट्रगल हैं, एवरी फील्ड हैज़ गॉट स्ट्रगल्स तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू दिस फील्ड, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि लॉ ही आपका पैशन है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि रेगुलर से आप लॉ करिए, साथ में आप एमएससी अपना डिस्टेंस एजुकेशन मोड से करिए। डिस्टेंस एजुकेशन मोड आपको हर स्टेट की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, प्लस इग्नू प्रोवाइड करता है आपको डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रहते हैं और जो इग्नू है वो आपका एनएबीएच नाप से A++ क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है, ठीक है? इसके अलावा आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं
मैक्सिमम जो आपकी स्टेट की पहली यूनिवर्सिटी होगी ना, तो वो आपका A+ के एक्रेडिटेशन रहेगा। इसके अलावा प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। तो आप सरकारी में करना चाहते हैं तो सरकारी वाले तो आपके सिर्फ प्राइवेट में अगर आप एग्ज़ाम्स भरोगे तो ₹1000 आपके चार्जेस रहते हैं मैक्सिमम पेपर दे के आने के, है ना? बाकी स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, नॉर्मली इतना रहता है। इग्नू से करोगे तो इग्नू के अलग-अलग कोर्सेज़ के अलग-अलग चार्जेस हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। बट नॉर्मली जो ये चार्जेस रहते हैं तो 20,000 से लेके 30,000 में आपकी पूरी डिग्री आपको मिल जाएगी, राइट? तो ये चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ हमें जब लगता है ना कि दुनिया में अब हमारी बात नहीं कोई समझ रहा है, इट्स ट्रू लगता है हमें, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे डिसीजंस आते हैं, हमें खुद हमारे माइंड में मेंटल फाइट एक चल रहा होता है, यार क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा हो गया ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हम मिडिल क्लास के बच्चे बहुत ही कैलकुलेटिव होकर सोचते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि हाँ यार बच्चा इस एज में आ गया है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती कि ये क्या करेगा, क्या कोर्स करेगा, इसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, कल को इस बच्चे की शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे पेरेंट्स का अपना ही एक टेंशन लेवल होता है, हम बच्चों का एक अपना टेंशन लेवल होता है, क्योंकि हम पास वालों को भी देख रहे होते हैं, प्लस हम स्ट्रगल लाइफ में कर रहे होते हैं, है ना? साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम का भी आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो फॉरेन की बात करें ना, तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स करना बहुत एक नॉर्मल वो है, क्योंकि बच्चे साथ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं जिससे कि उनका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, ठीक है? और जो आज का दौर है ना, ये बिजनेस माइंडेड दौर है कि लोग ना अब इवैल्यूएट होना शुरू हो गए हैं, इवैल्यूएट नहीं सॉरी इवॉल्व होना शुरू हो गया है, कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ये जो नया वर्ड आ रहा है ना? तो इसमें क्या रहता है कि आपको स्टार्टअप्स का ये जो रेवोल्यूशनरी दौर है, इसकी तरफ को भी हमें ध्यान देना है। प्लस एलएलबी करने भी अगर आप जा रहे हो तो आपको मल्टी डायमेंशनल अपनी सोच रखनी है कि साथ में यू शुड डू समथिंग इन दिस कंप्यूटर्स ऑल्सो, यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल, है ना? ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैं भी इस एज में आके सीख रही हूँ ये चीज़ें, ठीक है? इससे पहले हमें भी थोड़ा बहुत पता होता था कि हाँ यार ये है, बट यूट्यूब इज़ फुल ऑफ नॉलेज यार, आपके अपने हाथ में है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करो, और जो भी आपकी मेरी अपनी तरफ से ये एक पहल है कि हाँ यार बच्चे, जैसे मैं भी अगर टीनेजर थी, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती थी, और बीइंग एल्डर ऑफ द 2 सिबलिंग्स इन माय फैमिली, because I am the elder sister and I have got one younger brother. So I know we feel a lot of problems, but we are fearful of discussing them. And कई बार हम मिडिल क्लास बच्चे जब हम स्ट्रगल करके निकल रहे होते हैं ना, हमारे साथ के जो थोड़े से हमसे अपर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, या हमसे जो थोड़ा इकोनॉमिकली दे आर वेल ऑफ, आई वुड से कि, तो हम मिडिल क्लास के बच्चों को तो हर कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है हमारी मेहनत। हमसे उसके बल पे, और हम कई बार ना ऐसे डिलेमा में जी रहे होते हैं कि हमें शर्म आती है, वी फील इन्फीरियर कि यार ये चीज़ हमने इससे पूछेंगे तो ही और शी विल बी लाइक कि यार अरे इसको ये भी नहीं पता। आप लोग मानेंगे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्ची रही हूँ अपने स्कूल टाइम से। तो स्कूल टाइम में भी मैं ऐसे आती थी, सेकंड आती थी 10th तक, और जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स हुए इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था मैंने अपने दिमाग में ना कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। अल्टीमेटली व्हाट आई डिड वाज आई एंडेड अप कमिंग थर्ड, और वो एक अलग ही डिलेमा था, यार ये क्या हो गया। सारे बच्चों के फ़ोन आए मुझे, मेरी क्लासमेट्स के, यार हमने सोचा था तू फर्स्ट आएगी, तू सेकंड। जब हम गए सर के पास रिजल्ट पूछने प्रिंसिपल के पास, तो हमने बोला फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट ये आया। हमने बोला सेकंड नंबर तेरा होगा, सेकंड कौन आई है, अरे यार मोनिका कहाँ गई। तो आई वॉज थर्ड, और वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि यार ये कैसे हो गया। उसके बाद 10th के बाद जब हमारा स्कूल चेंज होता है, तो देन मैं +1 में फर्स्ट आई, सेकंड में भी +2 में भी मैं फर्स्ट आई अपने स्कूल में, ठीक है? तो बट फिर क्या होता है, हमें लगता है कि भैया हम तो राजा ही राजा हैं। जब आप ऑल इंडिया लेवल पे जब आप compete करते हो ना, जब नंबर आपके एकदम से ड्रॉप कर जाते हैं 800 में से, आई रिमेंबर द डे कि हाँ भाई जब मैंने 800 में से अपना नंबर देखे थे 300 के आसपास से, तो आई वाज कि यार ये क्या हो गया इतने कम नंबर कैसे आ गए, है ना?
तो मतलब ऐसे लगता था कि यार वही बात है कि अंधों में काना राजा है। हम लोग स्कूल में अगर आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम भी बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और इवन जब हमारा हिमाचल का रिजल्ट आया तो पहले रिजल्ट में आपको थोड़ा-सा धक्का लगता ही है कि कहाँ हमारे 80-90s में नंबर आते थे और अभी कैसे आ सकते हैं, हमारे 60% नंबर कैसे आ गए, 70% कैसे आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट इट टेक्स सम टाइम टू सल्क इन द दैट फीलिंग कि हाँ यार दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज़ लाइफ इज़ लाइक दैट, ठीक है। बट उसके बाद जब एक ड्रॉप किया, उसके बाद हाँ, ठीक है, जब पता चल गया कि हाँ भई अभी भी बीडीएस ही मिला है, चाहे मेरा स्कोर इम्प्रूव हो गया है टिल 500 बट मेरे को अभी बीडीएस ही मिल रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू आपको चीज़ों को ना डाइजेस्ट करना पड़ता है कि नहीं यार, उसके बाद भी आप में देखो चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे उस टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली थी कि इसके बाद ये चीज़ आप कर सकते हो, बट ठीक है जिस फ़ील्ड को एक बार पकड़ लिया ना, उसमें अपना बेस्ट करो, ठीक है? अगर अभी आपके मन से आवाज़ आ रही है कि हाँ भई लॉ, 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 आपको अभी भी मन में लग रहा है कि हाँ यार मैंने नहीं सुना है और मैं लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर लेता हूँ, जैसा विज़र्ड ने इन्होंने लिखा हुआ है मुझे कि मैम मैं लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे दो। तो बेटा इस केस में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी थोड़े से ना अपने खर्चे खुद फिर आप वो करना सीखो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी आपकी बात मानते, तो आप एमएससी केमिस्ट्री मतलब मान लो 1% मान लो कि उन्होंने कोई बात नहीं माननी है, आपको बोल रहे हैं कि भैया एमएससी केमिस्ट्री में जाकर एडमिशन ले लो, उसके ही पैसे देंगे हम तुम्हें, ठीक है? एमएससी केमिस्ट्री में ले लिया एडमिशन, उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट कटिंग करना सीखो। फिर आप ऐसे कॉलेजेस ढूँढो कि लॉ आप उससे कर सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन मोड से कर सकते हो, ठीक है? अगर ऐसा कोई मोड मिल जाता है आपको, तो कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है? भैया ब्रांडेड कपड़े ज़रूरी थोड़े ना 2000 का पहनना है, 2000 का जूता पहनना है भैया, 400 का जूता पहन लो। ज़रूरी थोड़े ना जो शर्ट पहननी है वो पहननी है भैया आपने 1500 रुपए की, 200 रुपए की भी पहन सकते हो ना, ठीक है? कॉस्ट कटिंग करनी है ना, पिज़्ज़ा पार्टी पे ज़रूरी तो नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ वो करके 2000 रुपए खर्च करने हैं, उसमें से कॉस्ट कटिंग कर लो, वहाँ से लॉ की बुक्स ले सकते हो। जो पैशन है, पैशन तो भैया किसी का कभी वो नहीं खत्म मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि अगर किसी चीज़ का पैशन है, उसको किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। आप इवन एमएससी के 1% चांस जो मैं बोल रही हूँ कि नहीं माने पेरेंट्स, एमएससी केमिस्ट्री कर लो बेटा, एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद भी लॉ कर सकते हो। कहीं पे नहीं लिखा है कि हाँ भाई इतने साल के हो जाओगे तो लॉ नहीं कर पाओगे। 25 साल तो उम्र तो हर चीज़ के लिए है ही है और अभी तो नीट में भी एज लिमिट हट गई है ना? तो थोड़ा-सा बेटा थोड़ा-सा अल्टरनेटिव रास्तों की तरफ भी देखना शुरू करो। हमें जब लगता है ना कि सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं कि कहीं भी कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही होती है, फिर भी कभी सच्चे मन से ना जिस भी भगवान को मानते हो ना, एक प्रेयर करके देखना, प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। देखो हमारी किस्मत में लिखा होगा तो वो चीज़ हमें आएगी, नहीं लिखी है किस्मत में तो हम जितना भी हाथ-पाँव मार लें नहीं आएगी। बस ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ा हथियार है कि जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में अपना कभी भी पैशन पूरा कर सकते हो। मेरी एज भी तो बेटा अभी होने वाली है ना, 2 सालों में 40 साल की हो जाऊँगी बट स्टिल मेरे में पैशन है कि हाँ यार मेरे को ये नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है क्या है। मेरा तो अभी भी मन करता है कि मैं ये एग्ज़ाम दे दूँ, वो एग्ज़ाम दे दूँ, मुझे अच्छा लगता है एग्ज़ाम्स देना। वो पैशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आप में हार्ड वर्क वाली वो आ गई है ना फीलिंग, वो कभी नहीं छीन सकती है। पैशन की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी पैशन आप किसी भी उम्र में उसको पूरा कर सकते हो। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी तसल्ली मिली हो एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। कोई भी किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर इट। लिख दीजिएगा उसमें कि मैम वीडियो बना दीजिएगा। वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मुझे अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन लगता है अगर मैं किसी के लिए भी इतना सा भी हेल्पफुल हो पाऊँ या किसी कोई मोटिवेट होता है अगर मेरी बातें सुन के तो। ठीक है, बाकी लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, इट इज़ अ स्ट्रगल और हमें स्ट्रगल करते जाना है। यहाँ पे आए हैं, ठीक है? तो कोशिश रहनी चाहिए कि हाँ यार ठीक है, माँ-बाप भी हमारी तरफ से खुश रहें और हम भी अपने पैशन्स पूरा करें। लोग नहीं चीज़ें बताते हैं कि पैशन की कोई उम्र नहीं होती है। नोबडी इज़ मतलब एक अलग ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं हम जहाँ कोई किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहता, ठीक है? बाकी आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मुझे भी एक हिम्मत मिले कि हाँ यार जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। एंड वंस अगेन भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।